मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का जो ये मंथली एग्जाम हुआ है मई के महीने में, उसमें फिजिक्स के जो प्रश्न आए हैं हम उनकी बात करेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर नहीं देखोगे तो पछताओगे, पहले बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन मंथली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसको अगर मैं देखूं तो मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि हो सकता है कि इस बार वार्षिक एग्जाम में आपके क्वेश्चन का लेवल बदल जाए। अभी पिछले 2-4 सालों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन होते थे। गेस पढ़ लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, अब चले जाइए एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मंथली एग्जाम में, ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने क्लास में कंसेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत होगी, तो इसको ध्यान से देखना है। दूसरी बात, मैं टेक्निक के तरीके से, टेक्निक का सहारा लेकर या ट्रिक के माध्यम से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव को डील किया जाए, मैं ये आपको सिखाऊंगा। ऑब्जेक्टिव को बनाने का तरीका अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है, वो भी फिजिक्स का। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ का। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था, जब मैं कोचिंग कराता था, तो मैं जब कूलॉम्स लॉ बताता था तो सबसे पहले मैं बताता था यही यही क्वेश्चन मैं सिखाता था कि देखिए कूलॉम्स लॉ कहना क्या चाहता है, वर्ग व्युत्क्रम का नियम होता क्या है। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं ये दो आवेश है Q1 और Q2। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ एक शब्द आया है व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए इसका कूलॉम्स लॉ का अगर आप फॉर्मूला लिखिएगा तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, K Q1 Q2/R²। अब एक ट्रिक बता देते हैं, जब भी मैथ में अगर आपको ऐसा दिख जाए, अगर आपको दिख जाए तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर ऊपर वाला में सीधा रिलेशन होता है और नीचे नीचे वाला में सीधा रिलेशन होता है। ऊपर नीचे वाला में उल्टा रिलेशन होता है, नीचे ऊपर वाला में उल्टा रिलेशन होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप t के मान में परिवर्तन कीजिएगा तो x के मान में भी परिवर्तन होगा। इसमें उल्टा रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर t के मान को घटाइएगा, जितना गुना कम कीजिएगा, दुगुना कीजिए, कम कीजिएगा, तो x का मान भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन था ऊपर नीचे वाला में, और ऊपर ऊपर वाला में सीधा रिलेशन। जैसे u को बढ़ाइएगा तो x का मान या x/y का मान बढ़ेगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो वही चीज यहाँ हो रहा है, यहाँ f है, इधर में नीचे में क्या है r। तो बट्टा के नीचे क्या है r, इधर क्या है f। ये देखिए यहाँ बट्टा में एक छुपा हुआ है, तो ये f ऊपर वाला है और ये r नीचे वाला, दोनों में उल्टा रिलेशन। अगर दूरी को कम कीजिएगा तो बल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक बात क्या है कि दूरी अकेले नहीं है, r नहीं है, r² है। मतलब दूरी जितना कम कीजिएगा उसका स्क्वायर करके उतना ये बढ़ेगा। जैसे दूरी कम होगा तो बल बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा? स्क्वायर होके बढ़ेगा। बस यही टेक्निक पकड़ लेना, इसी को बोलते हैं वर्ग व्युत्क्रम का नियम। तो आपको क्या करना है, देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो कणों के मध्य लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। यानी जो दूरी पहले r था अब उसको घटा के जो है कम कर दिया। ये रहा आवेश Q1, ये रहा आवेश Q2, दोनों के बीच की दूरी कर दी गई r/2, आधी कर दी जाए तो अब बल कितना गुना हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान है जी। देखिए दूरी को कितना किया गया, आधा। आधा को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? 1/2। तो दूरी का मान क्या हो रहा है? आधा। तो देखिए जितना गुना कम या ज्यादा होगा उसको लिख लेना है और उसको क्या कर देना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको एक वैल्यू निकलेगा कितना? 1/4। आपको उसका क्या कर देना है? व्युत्क्रम कर देना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना है। कितना हो जाएगा? 4 गुना, यही आंसर हो जाएगा। अगली बार जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाएंगे, एक बार मैं और बता देता हूँ। दूरी क्या हो गया? आधा। जितना हो आधा दुगुना जो भी बोले उसको लिखना है, फिर उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्योंकि दूरी में और बल में उल्टा रिलेशन होता है तो आपको क्या करना है, पहले कैसे रिलेशन होता है? उल्टा, और वो भी स्क्वायर करके। तो दूरी को क्या करना है? स्क्वायर करना है। जितना गुना वो हुआ उसका स्क्वायर करके फिर उसका उल्टा कर देना है। स्क्वायर करने पे हुआ 1/4, इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 4 गुना। जैसे मान गए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाकर 2 गुना कर दी जाए, 2 गुना कर दी जाए बढ़ाकर। तो कुछ नहीं करना है, जितना गुना दूरी होगा
उस दूरी का स्क्वायर कीजिएगा, आएगा कितना 4। फिर उसका उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि दूरी और बल में कैसा रिलेशन है, उल्टा का रिलेशन है, वर्ग व्युत्क्रम का रिलेशन है। वर्ग मतलब स्क्वायर करके उल्टा करने का रिलेशन है, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 गुना, तो बल घट के 1/4 गुना हो जाएगा उस केस में। इस केस में चूंकि दूरी घट रहा है तो बल बढ़ेगा। बस ये बात ध्यान में रखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपको काम आएगा। अब आगे आते हैं, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, जिसको एक क्वांटम आवेश कहते हैं, इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। और एक क्वांटम आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि दो समान आवेश है, दो आवेश है, दोनों पर सेम चार्ज है, कितना चार्ज है 1-1 कूलम का आवेश है, दोनों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक फोटो बना देते हैं, जैसे यहाँ एक आवेश है 1 कूलम का, ठीक है, 1 कूलम का एक आवेश है और यहाँ 1 कूलम का एक आवेश है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर। अब देखिए, दोनों के बीच लगने वाला बल निकालना है हम लोगों को। तो बल का फॉर्मूला क्या है, आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलम बल के सूत्र से निकालते हैं। कूलम बल का सूत्र होता है K/Q1Q2/r²। के का मान होता है एसआई यूनिट के अनुसार 9×10⁹ और Q1 आवेश का मान होता है एसआई में, कूलम में तो दिया हुआ है कितना कूलम का, 1-1 कूलम का है, तो 1-1 कूलम यहाँ हम रख देंगे। और दूरी हमारा किस चीज में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया है। और आप जानते हैं कि जब भी हम फिजिक्स में कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो फॉर्मूला में जब भी मान रखते हैं तो याद रखिएगा एसआई यूनिट के अनुसार मान रखेंगे। एसआई यूनिट क्या है, ये बहुत डिटेल से मैंने 9th और 11th क्लास वाले वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको एसआई यूनिट नहीं मालूम है तो हाथ जोड़ते हैं, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो आर है ये किलोमीटर में ना रख कर किस में रखना है, मीटर में। तो हम आर की जगह क्या रख दिए 1000 मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद तो ये खेला समझते ही है, 1 × 1 1 बचेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, यानी 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। उसके बाद 9×10⁻⁹ बचेगा। और ये देखिए 1000 का पावर है, यहाँ पे फिर समझते हैं, 1000 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं। अब फिर 1000 का भी स्क्वायर है, इसका मतलब 10⁻³ का स्क्वायर है। और आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 7th क्लास में, a⁻m, और उसका भी पावर n हो तो जब ब्रैकेट हटता है तो पावर आपस में क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ भी वही होगा, ये हो जाएगा 10⁻6, यानी 1 के पीछे 6 जीरो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करना है, बस काटकुट करना है, ऊपर 10⁻9 है, नीचे 10⁻6 है, तो 6 से ये कटेगा तो 10⁻3 बच जाएगा। आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन। क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ताप के बढ़ने से परावर्तनांक के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, तो इनके बीच कार्यकारी कूलम बल कितना होगा। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस कोई भी क्वेश्चन बनाना उसका फॉर्मूला, जैसे कूलम बल कितना होगा, कूलम बल का अपना एक फॉर्मूला होता है, एक बराबर होता है K/Q1Q2/r²। हम क्या करेंगे, K का मान रख देंगे 9×10⁻9। Q1 कितना है जी, 2 को इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6×10⁻⁻19 कूलम। और Q1 भी इलेक्ट्रॉन है और Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, और दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब पर यही आवेश होता है, यानी इसी चीज को 2 बार गुना करना होगा। 1.6×10⁻19 को 2 बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करने से अच्छा है कि हम उस पर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आर कितना है, आर का मान है हमारा क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग में कितना है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है। आर्मस्ट्रॉन्ग को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 10⁻⁻10 मीटर को ही आर्मस्ट्रॉन्ग कहा जाता है। तो हम 1 आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वैल्यू रखेंगे फॉर्मूला में तो किस चीज में रखेंगे, एसआई यूनिट में रखेंगे। आवेश का मान कूलम में रखा जो कि एसआई यूनिट में है, दूरी का मान आर्मस्ट्रॉन्ग में था उसको बदल दिया मीटर में रख के अब कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, ये हमारा जस का तस रह जाएगा,
1.6 का स्क्वायर करेगा तो 2.56 हो जाएगा। इसको अगर आप अभी भी आपको एक फॉर्मूला बताया है उससे डील कीजिएगा तो 10 के पावर -38, और इसको डील कीजिएगा तो 10 के पावर -20। काट कूट, भयंकर काट कूट मचेगा। पहले तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 23.04, और इसको 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 सबको आप डील करेंगे। जैसे 9, देखिए यहाँ पावर किस चीज में है, 10 के पावर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो घटेगा। सब आपको पता होगा, सब आप जानते हैं अच्छे से। तो कट कूट के यहाँ बचेगा 10 के पावर -29, नीचे में बचेगा 10 के पावर -20, और अंत में फिर कट कूट के जो है हमें आएगा। अगर इसको भी हम डील कर ले, कैसे डील करेंगे आपको पता है। देखिए ऊपर भी माइनस वाला है और नीचे भी माइनस वाला। एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर भी माइनस होना चाहिए, नीचे भी माइनस। नहीं तो एक और फॉर्मूला याद रखिएगा कि a के पावर m रहे और a के पावर n रहे बटा में, तो फॉर्मूला होता है ऊपर वाला पावर से नीचे वाला पावर घट जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 के पावर -29, नीचे वाला ऊपर जाके घटेगा। देखिए ऑलरेडी माइनस में है, जब घटेगा तो प्लस हो जाएगा, ये आप जानते होंगे। अब कट कुट के आएगा 10 के पावर -9। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए, अब देखिए आंसर मिलाना भी अपने आप में एक कला होता है। आप सब बना लिया, बहुत विद्वान स्टूडेंट है, आपको फॉर्मूला भी आता है, आपको यूनिट भी आता है, आप सब वैल्यू रख लिए और बना के आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए 23.04 गुने 10 के पावर -9। और जब आप आंसर निकालने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं जा 23 तो कहीं है ही नहीं, 2.3 है, 10 के पावर -8 है। लगता है शायद गलती बना लिए। गलती नहीं बनाया है, बल्कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो साइंस में खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब भी इस टाइप का आंसर आता है पावर वाला, तो उनको वैज्ञानिक संकेतन में, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाता है। वैज्ञानिक संकेतन क्या कहता है कि जब भी किसी संख्या को गुने 10 के पावर के रूप में लिखा जाए, तो उस संख्या के आगे जो गुना में जो संख्या है, उस संख्या में दशमलव से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और बाकी सारा नंबर दशमलव के बाद होना चाहिए। दशमलव से पहले एक नॉन जीरो नंबर मतलब 1 से लेकर 9 तक के बीच में कोई अंक होना चाहिए। यानी कि 1 से लेकर 9 तक के बीच में कोई अंक होना चाहिए, यानी अशून्य अंक होना चाहिए। ऐसा अंक शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य को छोड़कर कोई एक अंक होना चाहिए, और बाकी के बाकी अंक किधर होने चाहिए, दशमलव के बाद होना चाहिए। अब सवाल यह है कि सर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि दशमलव के पहले 2 अंक है, 2 और 3, और नियम हम देख रहे हैं सारे आंसर में, देख रहे हैं दशमलव के पहले कई गो अंक है। देखिए सारे आंसर को देखिए, एक अंक है। इसी को वैज्ञानिक रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, वैज्ञानिक निरूपण कहा जाता है संख्याओं का। तो हम क्या करेंगे, हमको ये दशमलव को केने घसकाना है, बाएं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या में, जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं, जब हम किसी संख्या में दशमलव को बाएं घसकाते हैं तो 10 के पावर, ये जो गुना में 10 के पावर जो कुछ भी रहता है, जो कुछ भी है, जैसे 2 है, तो अगर बाएं घसकाएंगे तो जितना जितना अंक बाएं घसकाएंगे उतना उसमें जोड़ देंगे। जैसे कितना अंक घसका रहे, 1 अंक, तो इसमें 1 जोड़ देंगे घसका के, और लिख देंगे 2.34 गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा। और यदि दाएं घसकाएंगे, जैसे 2 अंक दाएं घसकाए तो 2 घटा देंगे, 3 अंक दाएं घसकाए तो 3 घटा देंगे, 3 अंक बाएं घसकाए लेफ्ट गए तो जोड़ देंगे। तो यहाँ भी देखिए हमें ये दशमलव को कहाँ बिठाना है, 2 और 3 के बीच में। कितना अंक घसकाना है, 1 अंक, तो हम घसका के लिख देंगे, लिख दिए गुना। अब चूंकि 1 अंक घसकाए हैं तो पावर में हमको सुधार करना पड़ेगा। पावर में हमको क्या जोड़ना होगा, 1 जोड़ना होगा। और कभी डिटेल से हम बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। मेरा मैथ वाला वीडियो देखिएगा बेसिक्स का, वहां आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे हो जा रहा है ये। बस आप अपना ये समझिए कि जब घसकाएंगे बाएं तो 1 बढ़ा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 304 गुने 10 के पावर -8। है ना कमाल का ट्रिक। ये ट्रिक आप एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा और आंसर मिलाइएगा। देखिए यही आंसर हमारा आया, ऑप्शन नंबर ए। काफी डिटेल में आया है, वहां तो काफी छोटा आंसर दिया है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में रखे 2 आवेश एक दूसरे को 10 के पावर -4 बल से प्रतिकर्षित करते हैं, और यदि दोनों आवेशों के बीच तेल भर दिया जाए तो बल इतना न्यूटन हो जाता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो कूलम्ब बल है ना, दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर हवा है तो मैक्सिमम बल लगेगा हवा या निर्वात में, और बीच में अगर पानी, तेल, शीशा कुछ भी रख दिया है तो थोड़ा बल पे फर्क पड़ता है। वही कह रहा है कि जब हवा था दोनों के बीच तो ये बल लग रहा था, और जब हवा ना हटा के अगर तेल रख दिया गया
तब जो है बल थोड़ा सा बदल गया, बल कम हो गया। अब यही चीज आपको बताया। अब कह रहा है कि तेल का परावर्तनांक क्या होगा। अब किसी को यही नहीं मालूम हुआ कि परावर्तनांक क्या होता है तो वो फंस जाएगा। देखिए, एक कूलॉम का जब फॉर्मूला आप पढ़े, कूलॉम्स लॉ जब आप पढ़े होंगे तो आप क्या पढ़े होंगे, कूलॉम का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R²। इसमें जो ये K है इसका भी फॉर्मूला होता है 1/4πε। अब अपसलन भी दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक होता है किसी माध्यम का अपसलन जिसको सीधे अपसलन बोलते हैं, एक होता है निर्वात या हवा का अपसलन, और एक होता है हमारा क्या, आपेक्षिक अपसलन। आपेक्षिक अपसलन ER बराबर होता है किसी माध्यम का परावर्तनांक बटा निर्वात का, ऐसा होता है। और किसी माध्यम का परावर्तनांक बराबर हो जाता है हवा या निर्वात का परावर्तनांक गुणे आपेक्षिक परावर्तनांक, इसको हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक परावर्तनांक। इसी को कभी कभी क्वेश्चन में शॉर्टकट में सीधे परावर्तनांक बोल दिया जाता है, सीधे परमिटिविटी बोल दिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह है रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में इसको जो है ER को एप्सिलॉन R को जो है परावर्तनांक बोल दिया जाता है। कहीं कहीं इसको K से भी दिखाया जाता है, इसको K से दिखा देता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना। अब कैसे डील करेंगे, हमको ये निकालना है, ER निकालना है। तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखिए, कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मान लेते हैं कि पहले जब हवा में था तो बल F1 लग रहा था, और तेल जब हो गया दोनों के बीच तो बल F2 लगेगा। अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, F1 बराबर K Q1 Q2/R²। और जब दोनों के बीच तेल था तो बल का फॉर्मूला क्या हो गया, K Q1 Q2/R²। ये जो K है ना, गुरुत्वाकर्षण की तरह सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, हर जगह इसका मान एक जगह नहीं होता है। मान लेते हैं हवा के मामले में इसका मान K1 था, और अर्थी के मामले में इसका मान K2 था, इसके मामले में, तेल के मामले में। बाकी कुछ भी नहीं बदला जा रहा है, केवल दो आवेशों के बीच का माध्यम बदल रहा है, आवेशों का मान नहीं बदल रहा है, ना दूरी बदल रही है, कुछ नहीं बदल रहा है, केवल उनके बीच का जो माध्यम है वो बदल रहा है। आवेश और दूरी पर कोई फर्क नहीं, तो दोनों सेम रहा। और ये K और K1 बदल गया, K का मान क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आते हैं, अब एक काम करते हैं, दोनों को बट्टा करते हैं, दोनों को आपस में, दोनों बलों को आपस में क्या करेंगे, बट्टा करेंगे। तो जब हम बट्टा करेंगे तो इस तरह का अनुपात जब लेंगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा, और अंत में हमें एक रिलेशन प्राप्त होगा जो यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। दो कूलॉम बलों का अनुपात बराबर होता है कूलॉम नियतांक के अनुपात के, इसको कूलॉम नियतांक बोलते हैं, इनके अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं, फिर हम लोग एक बात और जानते हैं, थोड़ा और इसको थोड़ा अच्छे से समझिए आप लोग। एक बात और हम लोग जानते हैं, ये जो K है इसका भी फॉर्मूला होता है, बताए ना, इसका भी फॉर्मूला होता है। अब जैसे K1/K2 लिखा हुआ है, तो K1 का फॉर्मूला होता है 1/4πε1, और K2 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε2। और आपको बट्टा का खेल तो पता ही होगा, बट्टा के ऊपर बट्टा, बट्टा के नीचे बट्टा, तो काट कूट मचेगा। और आपको मालूम है इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे 4πε1, अगुने इसको उलट के लिखेंगे 4πε2, और बट्टा में 1 हो जाएगा, काट कूट होगा तो बचेगा E2/2/1। ये एक रिलेशन आया। ये रिलेशन कैसे आया, मैंने अभी आपको बताया कि रिलेशन आया कहां से। अब इस रिलेशन का हम लोग करेंगे इस्तेमाल। ठीक है, सब कूलॉम के नियम से ही निकल रहा है। अब आगे आते हैं, अब रिलेशन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको और इसको पकड़ने वाले हमसे वही पूछ रहा है कि तेल का परावर्तनांक क्या होगा, तेल का परावर्तनांक क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो तेल का परावर्तनांक कौन है, देखिए 2 वाला किसको माने हैं, तेल को माने हैं। तो देखिए उल्टा हो जाता है, जब परावर्तनांक के मामले में जब बराबर कीजिएगा तो E2 ऊपर और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे हो जाता है। तो ये हमको निकालना है, E2 निकालना है। ठीक है, तो हम इन दोनों रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। F1 का मान हम लोग क्या करेंगे, इसको भूल जाइए, हम केवल इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। F1 का मान रख दिए, पहले से दिया हुआ है, पहला बल हवा में लगने वाला बल, तेल में लगने वाला बल दिया हुआ है। जब हवा में है, हवा में एप्सिलॉन कितना माने, हवा के लिए परावर्तनांक एप्सिलॉन 1 माने हैं, उसी को एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है हवा या निर्वात के लिए।
और तेल के लिए क्या माने हैं, अपसलन 2 जो हमको निकालना है। एक काम करते हैं, इस अपसलन को इधर भेजते हैं तो गुना हो जाएगा। अपसलन 2 बराबर हो जाएगा 10/2.5 अपसलन। इसको हम लोग यहाँ पे 10 कैसे आ गया, ये सब वही टेक्निक आपको अभी था उधर पहले सिखाया है। ये कट कुट के आएगा 10 ऊपर में, नीचे में आएगा 0.5 और गुने अपसलन नॉट। फिर अपसलन नॉट का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, इसका भी आगे बढ़ेंगे जैसे देखिए, तो हो जाएगा 10/2.5। और दूसरा बात आपको बताया था, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक बराबर होता है निर्वात या हवा का परावैद्युतांक गुने अपेक्षित परावैद्युतांक, जिसको अपसलन आर कहते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है। हम इसको इस चीज को इसमें तोड़ दिए और पहले से ही आरएचएस में ये है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। और कटने के बाद में जो है हमारा क्या हो जाएगा, कटने के बाद हमारा बचेगा ई आर अपसलन आर, और ऊपर में बचेगा 10/2.5, उसी को तोड़ ताड़ देंगे 100/25, कट के कितना आ जाएगा, अपसलन आर का मान 4। इसी अपसलन आर को, जिसका असली नाम क्या है, इसका असली नाम है आपेक्षिक, आपेक्षिक इसका असली नाम यही है, इसका असली नाम है आपेक्षिक परावैद्युतांक, इसका असली नाम है आपेक्षिक परावैद्युतांक। लेकिन इसको कभी कभी आपेक्षिक न बोलकर सीधे शॉर्टकट में क्या बोल दिया जाता है, परावैद्युतांक। तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, आंसर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बनाया कैसे जा रहा है, कितना सारा कंसेप्ट, कितना डीप, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सोचिए अगर बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा। क्या आप इतना डीप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप इस लेवल का सोच रहे हैं। और ये सब जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को अपने कोचिंग में या अपने ट्यूशन में, मैं अभी तो नहीं पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ाता था, तो ये सब मैं कराता था। और बच्चे कहते थे सर इतना डीप पढ़ाने का क्या जरूरत है। तो देखिए बिहार बोर्ड अब आ रहा है ट्रैक पे धीरे धीरे। अब आते हैं, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो होता है। तो देखिए जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन उठकर सिल्क पे चला जाता है और कांच का छड़ हमारा हो जाता है धनावेशित, इस पर आ जाता है प्लस, और सिल्क के कपड़ा पे आ जाता है ऋणावेश, ये हो जाता है ऋणावेशित। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ चला जाता है, सिल्क पे चला जाता है। तो क्या है, सिल्क को कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा, कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन दे देता है। यही होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3 आवेश प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर रखे हैं, केंद्र पर उसी आवेश को रख दिया जाए, उसी ही आवेश को रख दिया जाए तो विद्युत बल क्या लगेगा। यानी कहने का मतलब 3 आवेश है Q, तीनों का मान सेम है, समान वैल्यू वाला, सेम वैल्यू का 3 आवेश है Q Q Q। इन तीनों को एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तो आपको पता होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर। तो तीनों आवेश को समबाहु त्रिभुज के तीनों कोना पर रख दिया गया है और सेम उतना ही ताकत का एक आवेश बीच में, एकदम इस त्रिभुज के एकदम ठीक बीच में रख दिया गया है। तो आप एक बात जानिए, तो अब कह रहा है कि इस पर लगने वाला विद्युत बल होगा। जरा गौर से देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत बल का मान क्या होगा, इस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल निकालना है। और आप जानते हैं कि विद्युत बल कैसा राशि है, सदिश। और यहाँ आपको पता चलेगा कि सदिशों को हम जैसे तैसे नहीं जोड़ा करते हैं, सदिशों का अपना एक अलग ही गणित है जिसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो सदिशों के साथ जब भी हम काम करते हैं, जब भी पता करना हो किसी पर कुल आवेश कितना लग रहा है, तो कोई कोई स्टूडेंट क्या सोचेगा, अरे हम तो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े हैं सर, हमको तो बहुत अच्छे से पता है कि कैसे बनेगा। ये जो छोटकू आवेश है इस पर लगने वाला कुल बल F नेट बराबर हो जाएगा इस आवेश के कारण लगने वाला बल F1 जोड़ इस आवेश के कारण लगने वाला बल F2 और जोड़ इस आवेश के कारण लगने वाला बल F2 F3, जोड़ के निकाल लेंगे सब तीनों के कारण। नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये सदिश है, सदिशों को आंख मूंद के नहीं जोड़ते हैं। आप एक चीज भूल रहे हैं, यहाँ पर एगो वेक्टर का चिन्ह भी रहता है और सिर्फ इतना आ जाने से सारा खेल बिगड़ जाता है। अब आपको दिशा का भी ध्यान रखना होगा कि ये आवेश इस आवेश पर बल कैसे लगाएगा। जैसे ये वाला आवेश, ये सभी चूंकि सेम सभी सजातीय आवेश है, एक ही जाति का आवेश है, सब पर सेम आवेश है, तो समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है। विकर्षण मतलब एक दूसरे को धकेलता है। हमको किस पे बल लगाना है, जिस पर बल लग रहा है हम उसी को केवल सोचेंगे, बाकी को नहीं सोचेंगे। हमको किस पे बल निकालना है, इस पर, तो हम देखेंगे इसको कौन कैसे कैसे धकेलेगा। जैसे ये वाला आवेश इसको इधर की ओर धकेलेगा, इस पर एक बल इधर लगेगा,
ई वाला आवेश इसको इधर धकेलेगा। कैसे धकेलता है? तो जो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है ना, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, उसी रेखा के अनुदिश बल लगता है, या तो अंदर की ओर लगेगा या बाहर की ओर। आकर्षण होगा तो अंदर की ओर लगेगा, और अगर विकर्षण होगा तो बाहर की ओर लगेगा। सब छोटा छोटा कंसेप्ट है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल किधर की ओर लगेगा? बाहर की ओर, यानी ई आवेश इसको धकेलेगा इन्हें की ओर। हाई जो आवेश है इसको धकेलेगा नीचे की ओर। देखिए इससे इसको मिलाइएगा सीधा तो ये धकेलेगा नीचे की ओर, यानी 3 डायरेक्शन में बल। देखिए जरा गौर से, देखिए जरा गौर से, एगो एने बल लगत है, एगो एने लगत है, एगो एने लगत है। अच्छा दूसरा बात देखिए, सब आवेश सेम ताकत का है। जब सेम ताकत का है तो बल भी क्या होगा? बल भी सबका जो है अपना जो है सेम ताकत का। दूसरा एक और बात देखिए, आवेशों का मान बराबर है, इनके बीच की दूरी देखिए, यहां से देखिए किसी समबाहु त्रिभुज में, ये इसको केंद्रक कहते हैं, केंद्रक से शीर्ष की दूरी हमेशा बराबर होती है। जब अगर ये दूरी r लीजिएगा तो ये भी दूरी r हो जाएगा और ये भी दूरी r। अब आप ही बताइए, आवेशों देखिए क्यू 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 क्यू, कूलम बल होता क्या है? कूलम बल बराबर होता है आवेशों का गुणनफल अब बट्टा आर स्क्वायर। यही दो चीज पर निर्भर करता है। दोनों हर केस में कूलम बल सेम आएगा आपको। अगर इन दोनों के लिए कूलम बल लिखिएगा फॉर्मूला, तो इनके लिए एक फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू, Q1 का भी मान क्या है? Q है, और Q2 का भी मान है Q, क्यू क्यू गुने क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर स्क्वायर। ये इसके लिए बल निकालिएगा तो ये भी वही हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके लिए भी बल निकालिएगा तो वही हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यानी इस आवेश पर 3 साइड से बल लग रहा है, तीनों बल बराबर है। तो हम मान लेते हैं ये आवेश Q यहाँ है, ये वाला आवेश ऐसे धकेल रहा है, तो एक बल F इधर लग रहा है, एक बल F इधर लग रहा है, एक बल F इधर लग रहा है। और चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे आपको मालूम है ये एंगल 120 डिग्री का होता है। ये सब एंगल 120 डिग्री का होगा, तब ना टोटल 360 डिग्री होगा। ये खूबसूरती है। और लेमिस थ्योरम होता है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें। अब हमको निकालना है नेट फोर्स, कुल फोर्स, इस आवेश पर लगने वाला कुल फोर्स निकालना है। जब भी कुल फोर्स निकालने की बात होता है तो देखिए, जब भी एक वस्तु पर बहुत सारे बल लगने लगे, बल सदिश राशि है, तो जब हम सदिशों का काम करते हैं तो दिशा का ध्यान रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको एक्सिस चुनना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इस आवेश से होते हुए एक एक्स एक्सिस चुनते हैं, और ऐसे में हम एक वाई एक्सिस चुनते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक बल वाई एक्सिस पर है, और ये बल एक्स और वाई के बीच में है। जो बल एक्स और वाई के बीच में होता है हम उसको तोड़ देते हैं। और कैसे तोड़ते हैं सब आपको सिखाया गया होगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता है, और नहीं तो कोई बात नहीं, सिखा देते हैं। चलिए, इतना जानने के बाद हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, सबको थोड़ा साफ सफाई कर दिया जाए। देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको उबना नहीं है। वीडियो लंबा होगा, क्यों लंबा होगा? क्योंकि मैं कंसेप्ट का बात कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा होगा, तो उबना नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। देखिए एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। हम एक काम करते हैं, ये जो लाइन है इसको हम वाई एक्सिस मानते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं। ये बल ऑलरेडी वाई एक्सिस पर है। अब देखिए, अब बच गया ये बल, इसको हम बोलेंगे एफ, ठीक है। अब हमको किसी तरह से ये एंगल पता करना है। जब भी कोई वेक्टर दो अक्षों के बीच में फंस जाए तो सबसे पहले किसी एक अक्ष के साथ उसका कोण पता कर लीजिए। तोड़ना बड़ा आसान होता है। जैसे एक वेक्टर है ए, एक्स के साथ में मान लेते हैं 30 डिग्री बना रहा है, तो बहुत आसान है तोड़ना। या उसी को हम थीटा मान लेते हैं, थीटा कोण बना रहा है, बड़ा आसान है तोड़ना। ए का ताकत ले लीजिए, क्या है? ए। जब हम ए को एक्स में तोड़ेंगे तो याद रखिएगा, जिसके साथ कोण बनाएगा अगर उधर तोड़िएगा, उस दिशा में तोड़िएगा कि ये ए का मान इस दिशा में कितना होगा, तो कॉस लगा दीजिएगा, कॉस थीटा। और इस ए के ताकत को अगर वाई में देखना चाहिएगा कि ये जो ए है वाई में इसका कितना ताकत है, तो वाई की ओर जब तोड़िएगा तो आ जाएगा ए साइन थीटा, यानी उसमें अब क्या लगा दीजिएगा? साइन लगा दीजिएगा। बस वही काम हम लोग को कहाँ करना है? यहाँ करना है। एफ बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है। ये बल वाई पर है, कोई टेंशन नहीं। जो एक्सिस पे आ जाता है उसको नहीं तोड़ते हैं। ये एक्स एक्सिस माने हैं, ये वाला जो बल है एक्स और वाई के बीच में फंसा है, तो हम इसको तोड़ेंगे। हमको ये कोण पता करना है। तो आप जरा गौर से देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज में ये जो कोण होता है 60 डिग्री होता है, और ये जो केंद्रक को मिलाने वाली जो रेखा होती है, आप सब प्रमेय पढ़े हैं, वो कोण को समद्विभाजित करती है, यानी 30-30 में तोड़ती है। तो ये वाला कितना है? 30।
तो यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा 30, यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा 30। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको तोड़ेंगे। ये जो बल है, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम। अब ये जो बल है इसको जब इधर तोड़िएगा, इस डायरेक्शन में तोड़िएगा, तो ये आ जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। और जब इसको ऊपर की ओर तोड़िएगा तो आ जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस बल को तोड़िए, जरा इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा, इधर की ओर तोड़िएगा तो आ जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। और जब इसको ऊपर की ओर तोड़िएगा तो आ जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। यानी हम जब इन दोनों बलों को तोड़े तो इन दोनों का एक एक भाग ऊपर की ओर लगा, ये दोनों जुट के ऊपर लगेगा, और एक इधर लगा एक इधर लगा। अब जरा गौर से बताइए, आप ही बताइए, किसी ढेला को दो आदमी रस्सी बांध के खींचेगा सेम ताकत से, इहो 10 से खींचेगा, इहो 10 से खींचेगा, ढेला कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। बल्कि आप जानते हैं कि जब दो बल, दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट होता है तो अपोजिट ताकत में भी बराबर हो, दिशा में उल्टा होते हैं, एक दूसरे को काट के खत्म कर देते हैं, जीरो, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से इसका इधर वाला जो भाग है एफ कॉस 30, इसका इधर वाला भाग एक एफ कॉस 30, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, काट कूट के खत्म कर देंगे। खत्म हो गया तो बचा क्या, एक नीचे की ओर एफ बचा। फाइनल पिक्चर मैं आपको बना के बता रहा हूं, नीचे की ओर बचा एफ और ऊपर की ओर बचा क्या, ये एफ साइन 30 और एफ साइन 30 मिलकर बचा क्या, 2f साइन 30। अब देखा 2f साइन 30 को देखा फरियाइए तो इसको 2f साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। है कट कुट के आखिरकार एफ ही ना बच गया जी। यानी फाइनली क्या क्या मिला आपको, एक आवेश है Q, उस पर ऊपर की ओर बल लग रहा है F और नीचे की ओर बल लग रहा है F, दोनों ऊपर भी उतना ही बल नीचे भी उतना ही बल। और अभी भी आपको बताया कि जब दो बल या दो वेक्टर एक दूसरे के उल्टा हो और ताकत में बराबर हो तो कट कूट के क्या होता है, कट कूट के रिजल्ट एफ नेट जीरो, एक दूसरे को क्या करेगा, कट कूट के खत्म कर देगा। तो बल क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बोलता, हाँ देखो इसका आंसर ए होगा, खत्म कर देता। खत्म करने से नहीं होगा, कंसेप्ट देख रहे हैं। और ये जो वेक्टर का कंसेप्ट आया, वेक्टर कहाँ पढ़ना है आपको, 11th क्लास में ही पढ़ना है, बहुत डिटेल से पढ़ना है, और 12 में भी मैथ में पढ़ना है। जब तक आपको वेक्टर, कैलकुलस, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, इनका अगर कोर कंसेप्ट नहीं है आपके पास, इनका अगर आपको अच्छे से आपको पकड़ नहीं है मैथ के इन टॉपिक्स पे, तो आपको फिजिक्स में दिक्कत आएगा। अगर खुदा ना खास्ता बिहार बोर्ड 2025 के वार्षिक एग्जाम में अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लो बबू, तो लेने के देने पड़ जाते। ठीक है, आगे आते हैं। धातु का परादुतांक क्या होता है, ये रट ही जाना है, याद कर जाना है, क्या होता है, अनंत होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर त्वरण का अनुपात क्या होगा। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, सेम है। तो उस विद्युत क्षेत्र में एक जगह इलेक्ट्रॉन रख दिया गया, एक जगह प्रोटॉन रख दिया गया। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, तो दोनों पे, दोनों कण का वजन अलग अलग है लेकिन आवेश सेम है। आवेश सेम होने के कारण दोनों पे बल एक जैसा लगेगा, दोनों पे विद्युत बल एक बराबर लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल है Fe और प्रोटॉन पे लगने वाला बल है Fp। और चूंकि दोनों पे आवेश सेम है तो दोनों को अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बल भी दोनों पर सेम लगेगा, सेम बल लगेगा। और हम लोग 9th क्लास में या 11th क्लास में पढ़े हैं न्यूटन का गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगने वाला बल बराबर होता है उस वस्तु का द्रव्यमान गुने उस वस्तु का त्वरण। प्रोटॉन पे लगने वाला बल हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान गुने प्रोटॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुने इलेक्ट्रॉन का त्वरण, दोनों हो जाएगा बराबर। बराबर होने के बाद अब क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उनमें जो त्वरण होगा उसके त्वरण का अनुपात निकालिए। हमेशा याद रखिएगा, अनुपात शब्द जब भी आ जाए फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। उसके बाद अनुपात शब्द जब इस्तेमाल हो तो जो पहले आएगा उसका डेटा ऊपर रखेंगे और जो बाद में आएगा उसका डेटा नीचे रखेंगे। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इधर में है इलेक्ट्रॉन का त्वरण, हमको त्वरण का अनुपात पूछ रहा है यानी त्वरण का बट्टा पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस एपी को इधर ले आएंगे तो एई बाई एपी हो जाएगा, इस एमई को उधर ले जाएंगे तो एमपी बाई एमई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के त्वरण और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात बराबर होगा प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास यानी द्रव्यमान के अनुपात में।
तो एक बात ध्यान रखना है, त्वरण का अनुपात जो है द्रव्यमान के रूप में जा रहा है तो उल्टा हो जा रहा है। इधर में ई ऊपर है, पी नीचे, इलेक्ट्रॉन ऊपर है, प्रोटॉन नीचे है। इधर में देख रहे हैं कि प्रोटॉन ऊपर हो गया, इलेक्ट्रॉन नीचे। तो अब ऑप्शन देखते हैं कि अनुपात होगा शून्य, शून्य तो नहीं है, एक नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों के अनुपात में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों के अनुपात में, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बिंदु आवेश Q को R त्रिज्या वाले एक वृत्तीय वृत्त में स्थित Q के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य। इसको ऐसे समझिए, एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसमें सेंटर पे एक बड़ा आवेश है Q, इसके चारों ओर एक छोटकू आवेश को गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी, अभी यहाँ गोल गोल घुमाया जाएगा तो बल किधर की ओर लगेगा? दोनों के बीच एक बल लगेगा जिसको विद्युत बल बोलेंगे, या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर। आकर्षण होगा तो अंदर की ओर लगेगा इस पर, अभिकर्षण होगा तो बाहर की ओर, जो भी बल लगे। अभी जो भी यहाँ बल लग रहा है, उस बल को घुमाने के कारण इस पर किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जहां से चला है फिर वहीं पहुंच जाएगा, और जब कोई भी कण बंद लूप बनाए, जहां से चले वहीं पहुंच जाए, तो कुल किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर एक धांसू क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। 10 की पावर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक जल बूंद पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी एगो पानी का बूंद है, जल का बूंद है, उसका रेडियस कितना है? 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस है 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, उसको हम बदल लेते हैं मीटर में। तो 100 से भाग करेंगे तो मीटर में बदल के हो जाएगा 10 की पावर 3 मीटर। एक बड़ा सा बूंद है, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर बड़ा एक जल का बूंद हो गया। उस बूंद पर आवेश कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है आप लोगों को पहले से मालूम है, ये होता है। अब कह रहा है इसको हवा में निलंबित करने के लिए, निलंबित माने होता है लटका देने के लिए, अटका देना हवा में, जल के बूंद को हवा में लटका देना है। अब सिंपल सी बात है, इतना बड़ा जल का बूंद है तो धरती उसको नीचे की ओर खींचेगा। एक छोटा सा पानी का बूंद को तो धरती नीचे खींच लेता है, ये तो बहुत बड़ा बूंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये हवा में लटक जाए। तो हवा में लटकने के लिए कंसेप्ट क्या है? ये जो जल का बूंद है उसको धरती जो है गुरुत्व बल से नीचे खींच रही है। तो हवा में लटकने के लिए, जैसे आप बाल्टी को हवा में लटका के रखे हुए, कैसे लटका के रखे हुए बाल्टी को, चाहे इस कलम को हम हवा में लटका के रखे हैं, कैसे लटका है? धरती तो खींच रही है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम उस बल का, जो धरती खींच रही है, उसका विरोध हम हाथ से कर रहे हैं। हम इसको हाथ से ऊपर की ओर क्या करके पकड़ के रखे हैं। मेरे हाथ के द्वारा लगाया गया बल और धरती के द्वारा लगाया गया बल दोनों बराबर हो गया, इसलिए कलम यहाँ अटका हुआ है। तो वही चीज यहाँ है। अगर इस जल को अटकाना है हवा में, किसकी सहायता से अटकाना है? हवा में अटकाने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी विद्युत क्षेत्र के सहारे इसको लटकाना है। यानी हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे पैदा करेंगे। उस विद्युत क्षेत्र के कारण चूंकि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, यानी इसमें माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर अप्लाई करेंगे। विद्युत क्षेत्र जिधर होता है उसके उल्टा दिशा में इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है? बल लगता है। तो इस पर बल, विद्युत बल लगेगा, किधर लगेगा? ऊपर की ओर। अब सवाल यह है कि कितने ताकत का विद्युत क्षेत्र चाहिए होगा जो कि 1000 मीटर रेडियस वाले पानी के एक बूंद को हवा में लटकाने के लिए जरूरी होगा। ये है क्वेश्चन हमारा। चलिए सारा डेटा हम जमा कर लिए। अब देखिए डेटा जमा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब सिंपल सी एक छोटा सा, फिर 11th क्लास में आइए, और 11th क्लास क्या कहता है? न्यूटन के गति का पहला नियम। अगर कोई चीज को लटकाना है कहीं पे कोई चीज रुका हुआ, अटका हुआ है, तो उस स्थिति में न्यूटन के गति का पहला नियम लागू होता है, और वो नियम कहता है कि उस वस्तु पर लगने वाला कुल बल का मान 0 है। जैसे इस बूंद पर लगने वाला कुल बल का मान 0 है, तभी वो रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा। तो हमको तो इसको रुकाना है, रुका हुआ है, संतुलित अवस्था में है, तो इसका मतलब इस पर लगने वाला कुल बल 0 है। कुल बल 0 का मतलब जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, तब है ना टाइट है जी। नीचे खींच रहा है उतना ही ताकत से ऊपर खींच रहा है, बीच में अटक गया है। एफ ई बराबर एफ जी होगा, यानी कि विद्युत बल गुरुत्व बल के बराबर होना चाहिए। यानी इस जल के बूंद पर लगने वाला विद्युत बल इस जल के बूंद पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होगा। और इस जल के बूंद पर लगने वाला विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत बल का फॉर्मूला होता है आवेश गुने विद्युत क्षेत्र। याद कीजिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हम वही वाला फॉर्मूला यूज किए। जानबूझ के वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? कूलॉम का फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमको तो विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, हमको जो है यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
तो हम जानबूझ के यही वाला फॉर्मूला यूज किए हैं ताकि इसमें विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, हमको निकालने में आसानी होगा। फॉर्मूला का सिलेक्शन भी अपने आप में एक बड़ी अजूबा बात है। अब ये सब कैसे आएगा सर? ये सब आएगा प्रैक्टिस से। खूब पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, टीचर जो समझा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। साइंस उलूल जुलूल लोगों के लिए नहीं बना है, जो बहुत गंभीर, बहुत डीप सोच रखते हैं उनके लिए बना है। आप खूब डीप जा सकते हैं, खूब अच्छे से सोच सकते हैं, मजा आएगा आपको इसमें। और याद रखिएगा, जो ये समझ रहा है ना, जिसको ये समझ में आ रहा है, इस तरह का ये सब जंजाल जो समझ ले रहा है, और तब जो उसको सेटिस्फेक्शन और जो अंदर से जो खुशी मिलेगा, वो दुनिया की सारी खुशी के सामने बेकार है। तो आगे आते हैं, इसका हम फॉर्मूला लिख लिए। अच्छा, गुरुत्व बल का भी फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। और इसका हिंट हमको कैसे मिला कि कौन कौन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? तो देखिए बगल में वो मान दिया हुआ है, इसी हिंटवा से हम पकड़ लिए कि हमको कौन फॉर्मूला यूज करना है। ये नहीं यूज करना है mg, नहीं यूज करना है QE। कभी कभी क्वेश्चन में भी इशारा छुपा हुआ रहता है, क्वेश्चन के इशारे को हम समझ गए। अब आते हैं, इस Q को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा mg/Q। अब हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए बूंद का द्रव्यमान वजन, जो कि नहीं दिया है हमको, केवल बूंद का क्या दिया है? त्रिज्या दिया है, द्रव्यमान देवे नहीं किया है। हाँ, जी का मान हमको बोला है 10 लेने के लिए, तो हम जी का मान 10 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू का मान तो हमको मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो दिया भी है, इतना होता है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो वो तो लिख दिए। अब एम का लफड़ा फंसा, तो एम निकालेंगे। देखिए, अगर आपको किसी वस्तु का आयतन पता है और घनत्व पता है तो आप उसका वजन निकाल सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते हैं। द्रव्यमान देखिए, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। इसलिए द्रव्यमान बराबर, इसलिए जब इसको इधर ले जाइएगा तो घनत्व गुने आयतन क्या दे देगा आपको? द्रव्यमान यानी मास दे देगा। जल का घनत्व कितना होता है? 997 केजी पर मीटर क्यूब होता है, जिसको लगभग लगभग हम 1000 केजी पर घन मीटर मान लेते हैं। तो हम इसको 1000 केजी प्रति घन मीटर जल का घनत्व होता है, ये ले लिए। तो घनत्व का मान हमको पता चल गया। ये आपको याद रखना होगा, ये डेटा आपको नहीं दिया है। अभी कैसे याद रहेगा? तो अगर आप 11th अच्छे से पढ़े हैं, और उसमें खासकर केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपने केमिस्ट्री और 11th में ये जो थर्मोडायनामिक्स वाला जो चैप्टर होता है, ये जो लिक्विड वाला जो चैप्टर होता है, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कि लिक्विड का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, पानी का कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, वहां आपको ये सब चीज पता चलेगा। तो इसको याद ही कर जाना है, हो सकता है अगली बार पूछ दे। 1000 हो गया। उसके बाद जल का आयतन निकाल लेंगे जी, त्रिज्या दिया है तो आयतन निकाल लेंगे। जल का बूंद क्या? बूंद कैसा होता है? गोला होता है। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, आर का मान दिया था किसमें? सेंटीमीटर में। हम जो भी काम करेंगे एसआई यूनिट में करेंगे, मीटर में करेंगे, इसलिए हम मीटर में बदल लिए। सब वैल्यू रखेंगे, 4/3, पाई का मान रखेंगे 3.14, और आर क्यूब की जगह रखेंगे 10⁻³ का भी पावर 3, क्योंकि आर का मान है 1000। अब सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको एक वैल्यू आएगा, आपको आयतन निकल गया। आयतन का मान कितना है? 4.17 गुने 10⁻9। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुने आयतन। घनत्व है 1000 और आयतन है इतना। इसको जब गुना कीजिएगा तो कट कुट के ये आएगा। अब ये कैसे आएगा, ये मैं अब नहीं बताने वाला हूँ। ये सब पावर का जो लफड़ा है वो किसी मैथ वाला मेरा वीडियो देखिएगा, वहां आपको समझ में आ जाएगा। फाइनली हमें ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे? एम के मान को इस फॉर्मूला में रखेंगे, काट कूट करेंगे, हमें एक वैल्यू निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा वैल्यू? 2.60 गुने 10⁻⁻6, ये निकल के आएगा। देखिए तो कहां पे ये ऑप्शन है? कहीं पे ये ऑप्शन है क्या? ऑप्शन हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ये जो आपने जो वैल्यू निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये किस चीज में निकाला आपने? 2.6 गुने 10⁻⁻6। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का दो गो मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम वाला, न्यूटन बटा कूलम के अगर हिसाब से देखें तो हमारा आंसर आया है 2.6 गुने 10⁻⁻6। यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक और मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का, वो होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर में देखे तो हम यहाँ सेंटीमीटर देख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, तो हाई जो 100 है, इसमें पावर 2 छुपा हुआ है, ये 2 ऊपर जाएगा तो और घट के 10⁻⁻8 हो जाएगा, तो उसको और नहीं दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कि सर यहाँ आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ,
ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा एरर है। एरर तो नहीं है, क्वेश्चन तो ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऑप्शंस सही नहीं दिए हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो इसके केस में दिए गए हैं। एक किताब में क्वेश्चन है ये 10⁻⁵ तो किताब में है 10⁻⁵ उस हिसाब से आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा 260 वाला। लेकिन आपको बिहार बोर्ड क्वेश्चन कैसा दिया है, 10⁻⁵। तो भाई अंग्रेजी वाला में भी देखिए वही है जी, दोनों बार वही दिया है। तो मिसटाइपिंग एक बार ना हो सकता है, दो बार कैसे होगा। तो उस हिसाब से जो डेटा हमको क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से मेरा आंसर ये आ रहा है, लेकिन ऑप्शन हमारा नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑप्शन हमारा किसी और क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझा दिया, इसका आंसर इसमें नहीं मिलेगा, इसका एक्चुअल आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक प्रोटॉन 5000 वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो देखिए, जब किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, इससे वो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन या किसी छोटे कण पे वोल्टेज अप्लाई करके जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है E/V। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। आवेश, देखिए आप जानते हैं कि एनर्जी बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर या विभव। आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे आवेश इतना होता है। अब वोल्टेज कितना है, 5000 वोल्ट। सबको गुना कीजिएगा तो आएगा 8.0 गुने 10⁻⁻16, यानी 8 गुने 10⁻⁻16 आएगा, ये आपको आएगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आंसर हमारा जो है यहाँ, एक मिनट, ये नहीं होगा, रुकिए एक मिनट, ये गड़बड़ है यहाँ। ये इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 16×5=80, 8 हो जाएगा, और जो है इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻16। तो यहाँ भी हम अगर देखें तो यहाँ नहीं, ये ऑप्शन हमारा मिलना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन बहुत नजदीक आके नहीं मिल रहा। ये आंसर जूल में आएगा, ये जूल की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम जूल की बात ना करें, हम सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना चाहें तो देखिए, विद्युत कार्य या विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर। ये आवेश हमारा क्या है, प्रोटॉन है। ये क्या है, एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, तो क्वांटम में बोले तो उसको एक क्वांटम आवेश कहते हैं, वो इसको 1E कहा जाता है, 1 क्वांटम ऑफ चार्ज। और वोल्टेज कितना आया है इसमें, 5000 वोल्ट। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा, ये भी एक तरह का अपने आप में यूनिट है, 1 क्वांटम और वोल्ट मिलके हो जाएगा 5000। इसी क्वांटम को इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा ऑप्शन ए मिल रहा है। और जूल में जब हम चलेंगे तो इस तरह से बनाएंगे, तो जूल में 10⁻⁻16 आ रहा है, जबकि यहाँ 10⁻⁻15 है। ये आंसर हमारा नहीं होगा, आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आते हैं 5 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पर किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। यानी कहने का मतलब, किसी एक जगह एक आवेश है और उस आवेश से एक बिंदु है, r दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु है, वहां पे हमको विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकालना है। तो आपको मालूम है किसी आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप सूत्र पढ़े हुए हैं। वो सूत्र होता है K/Q सोर्स चार्ज अब बटा सोर्स चार्ज से उस बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। इसमें छोटा एक Q नहीं होता है, एक ही Q होता है इसमें, KQ/R²। बस यही फॉर्मूला हमको यहाँ अप्लाई कर देना है। की का मान होता है ऐसा यूनिट में 9 गुने 10⁻9। आवेश का मान हमको दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम। ध्यान से रखिएगा, 5 आवेश का मान रखते समय बहुत सावधानी बरतना है। 5 माइक्रोकूलम। दूरी क्या दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। जबकि जो भी हम काम करते हैं किसमें करते हैं, मीटर में करते हैं। तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग कीजिएगा, 80/100। और फिर आर का मान है तो स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ जाएगा। दूसरा बात, ये जो माइक्रो मिली नैनो होता है, इसको हल्का में नहीं लेना है, इसका भी अपना एक वैल्यू होता है। तो हम क्या किए, गुना कर दिए। यहाँ 5 और 9 को आपस में गुना किए, 45 आ जाएगा। और ये माइक्रो का मान हो जाएगा 10⁻⁻6। और ये 10⁻9 पहले से है, और बट्टा में खेल चल रहा है 20 से 20×4 = 20×25 है, 4/5 का स्क्वायर चल रहा है। उसके बाद हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। इसको कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू आएगा, उसको और आगे कैलकुलेशन करते जाइएगा तो अंत में आपको ये आंसर निकल के आएगा 7.03 × 10⁻4
ठीक है, ऐसे आंसर तो आपका ये नहीं आएगा, आंसर तो आपका ये आएगा, जब सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर तो आपका ये आया 70.31 गुने 10 के पावर 3। लेकिन अभी अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ वैज्ञानिक संकेतन के रूप में नियम कहता है कि दशमलव के पहले 2 अंक नहीं बल्कि 1 अंक होना चाहिए। तो हम दशमलव को बाएं घसकाएंगे। जब हम दशमलव को बाएं घसकाते हैं, कई घर घसकाए हैं, 1 अंक घसकाए हैं, तो 10 के पावर में उतना 1 जोड़ देंगे तो 3 के बजाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 7.03 गुना 10 के पावर 4 कहाँ है, तो देखिए एक ही ऑप्शन में 7 आ रहा है। देखिए दशमलव के बाद 0 3 है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, केवल 7 हम मान के चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, दो आवेश है 5 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम, दोनों पे प्लस चार्ज है। इन एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु पे एकदम बीच में विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। तो देखिए दो आवेश है, एक यहाँ है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ है 10 माइक्रोकूलम। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसके ठीक बीच में इस बिंदु पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमको यहाँ निकालना है। तो आपको मालूम है किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हम निकाल सकते हैं। जैसे इस आवेश को हम 1 मान लेते हैं, इस आवेश को हम 2 मान लेते हैं। तो देखिए जरा गौर से देखिए, ये भी धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश। आपको मालूम है किसी प्लस चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस आवेश से बाहर की ओर होता है, दूर की ओर होता है। जैसे +5 के कारण जो आवेश यहाँ होगा ये बाहर की ओर होगा, और इसके कारण जो आवेश होगा ये इधर की ओर होगा, इससे दूर की तरफ होगा। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है। देखिए विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, जब भी दो सदिश एक दूसरे के उल्टा होने लगे तो वो जुटने के बजाय घटने लगते हैं। तो E1 है और इधर में E2 है। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ये जो हमारा आवेश है बहुत ताकतवर है, 10 है, इसका ताकत कितना है, 5 है। और दूरियावा तो वही है, 20 सेंटीमीटर दूरी है। अब बीच में है तो 10 इधर से पड़ेगा, 10 इधर से, तो दूरी तो बराबर है लेकिन आवेश ये ताकतवर है। तो ये ताकतवर है तो इसका इसका फील्ड ज्यादा ताकतवर होगा, इसका फील्ड कमजोर ताकतवर होगा। अब इसको आप ऐसे समझिए कि एक एक कोई बक्सा है, उसको रस्सी बांध के 2 आदमी खींच रहा है, एक गोड़ा 10 से खींच रहा है, एक गोड़ा 20 से खींच रहा है। तो आप ही बताइए बक्सा किधर जाएगा, बक्सा इधर जाएगा, ये भारी पड़ेगा। ये बंदा क्या करेगा, ये अपने 10 के बराबर ताकत इसमें से घटा लेगा, फिर भी ये बंदा के पास 10 का ताकत ज्यादा है, 10 का ताकत ज्यादा पड़ेगा, बक्सा इधर जाएगा। वही काम यहाँ होगा। यहाँ 2 गो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 E2 का विरोध करेगा, लेकिन चूंकि E2 ताकतवर है तो कट कूट के इसी दिशा में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। इसीलिए हम यहाँ E नेट बराबर लिखे हैं E2 माइनस E1, यानी E2 में से E1 घटाइएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। E2 का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू। E2 किसके कारण है, 10 माइक्रो वाला के कारण है, तो उसका आवेश अब बट्टा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दूरी हम लोग किसमें लेते हैं, मीटर में, दिया है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 10 को हम 100 से भाग करके मीटर में बदलेंगे और उसमें से घटाएंगे हम किसका, E1 का मान, और E1 का मान हमारा फॉर्मूला में सब वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद कुछ कॉमन निकल सकता है, जैसे के कॉमन निकाल लिए, 5 माइक्रो कॉमन निकाल लिए, 10/100 कॉमन निकाल लिए। तो बचा क्या यहाँ, जब इसमें से सब निकालिएगा तो यहाँ देखिए यहाँ 5 गुने 2 छुपा हुआ है, तो 5 के यू ये सब निकाल लीजिएगा आप, तो 2 बचेगा यहाँ, तो 2 बच गया। यहाँ सब निकाल लिए तो क्या बचेगा, गुना में 1 छुपा हुआ है, 1 बचेगा। ये सब कॉमन निकालना एक अपने आप में आसान करने के लिए कॉमन निकाले हैं, मैथ का अपना एक टेक्निक है। अब 2 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ सब करके क्या बचेगा, 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो यही आंसर बचेगा, यानी हमारा आंसर यही रहेगा। अब हमको इसी को सॉल्व करना है। अब इसको काट कूट के अपना एक वैल्यू आया, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अब आगे सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको देखना है। के का मान रख देना है 5, तो 5 ही है। म्यू का मान 10 के पावर -6 होता है, और बट्टा 100 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2, सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए आपको आंसर आएगा 45 गुने 10 के पावर 5। लेकिन जब आप आंसर मिलाने जाइएगा तो कहीं 45 नजर नहीं आ रहा है, नजर आ भी रहा है तो 4.5। अरे भाई कैसे हो गया, तो उसका भी टेक्निक सिखाया है कि अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो आप दशमलव उस संख्या के अंत में दशमलव लगा दीजिए, इससे उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई अगर आदमी अगर टिकली अपना माथा के पीछे साट ले तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसको ध्यान रखना है, ये टिकली यानी दशमलव पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ दशमलव है लेकिन कहाँ छुपा हुआ है, पीछे।
और हमारा आंसर सब दशमलव वाला। वैज्ञानिक संकेतन कहता है कि जब भी ऐसा कोई संख्या में आंसर आए तो हमको क्या करना होता है, इधर वाला संख्या में दशमलव के पहले एक अंक और बाकी अंक दशमलव के बाद करके आंसर देना होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, दशमलवा को एक अंक बाएं घसकाएंगे। जब बाएं घसकाएंगे तो आपको मालूम है पावर में एक बढ़ा देंगे, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से, यहाँ 10 के पावर -6 है, माइनस नहीं होना चाहिए, +6। देख रहे हैं कितना टेक्निक लग रहा है, कितना सारा फॉर्मूला, कितना सारा कंसेप्ट लगता है, एक क्वेश्चन बनाने में कितना कंसेप्ट लगता है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती है? तो देखिए, गामा किरण न्यूट्रल होता है, विद्युत क्षेत्र में वही चीज विक्षेपित हो सकता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव कणों से मिलकर बना हो। अल्फा कण हीलियम से बना होता है, हीलियम से 2 को अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो He2+, वो हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण, तो उसमें 2 प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो अल्फा कण पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा। बाकी सब न्यूट्रल होता है। और एक्सरे जो होता है वो कोई कण से मिलकर नहीं बना होता है, वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, रेडिएशन है, एक तरह की ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें किसी तरह का कोई कण नहीं होता है, इसलिए वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा कण और बीटा कण। बीटा कण निगेटिव होता है, अल्फा कण पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन में अल्फा है, तो यही आंसर होगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध है? भाई सिंपल सी फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में ये संबंध होता है, E बराबर होता है -dB/dr, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव का अगर आप दूरी के साथ में डिफरेंशिएशन करके माइनस लगाते हैं तो क्या निकल जाता है, विद्युत क्षेत्र निकल जाता है। अब आते हैं, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वाले गोलीय चालक को इतना कूलॉम आवेश से आवेशित किया जाता है तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है। अब ये जांचा जा रहा है कि आपका कंसेप्ट कैसा है। अब जैसे कोई एक गोलीय चालक है, मान लेते जैसे तांबा का एक गोला है, इस पर कोई चार्ज नहीं था और इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया, इसको बाहर से कितना आवेश दिया गया, 16 माइक्रोकूलम आवेश देकर इसको आवेशित किया जा रहा है। जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश केवल उसके सतह पर जाता, अंदर में नहीं जाता है, अंदर में जो पहले था वही रहेगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, इसके केंद्र पर यानी इसके सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर अंदर में आवेश नहीं है, आवेश अंदर नहीं जाता, जब भी हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेश केवल सतह पे रहता है, अंदर नहीं जाता है, तो इस हिसाब से अंदर में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर चालक खोखला भी होता तब भी 0 होता, चालक अगर खोखला नहीं, अंदर तक पूरा तांबा से भरा हुआ है, तब भी क्या होगा, 0 होगा। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, विद्युत स्थिति ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे माइनस चार्ज है। अब आपको मालूम है कि 2 समान आवेशों में विकर्षण होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं आना चाहेगा, धकेल के दूर भागना चाहेगा, और आप जबरदस्ती ला रहे हैं। जब जबरदस्ती लाइएगा तो क्या होने जाएगा, पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, गुस्सा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब गुस्सा बढ़ते, तनाव बढ़ते जाएगा सिस्टम में। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा, जैसे जैसे नजदीक आइएगा, स्थिति नजदीक होते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाता है, तो स्थिति ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना है। एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, उस पर आरोपित बल क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक तरफ माइनस चार्ज, एक तरफ प्लस चार्ज, दोनों का ताकत बराबर, लेकिन एक माइनस एक प्लस होता है और एक निश्चित दूरी पर होता है, इसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो सब जगह विद्युत क्षेत्र का मान एक जैसा नहीं होगा। जैसे यहाँ विद्युत क्षेत्र जैसे तगड़ा इधर से आ रहा है तो इधर तगड़ा लग रहा है, तो इस पर ज्यादा बल लगेगा, इस पर कमजोर बल लगेगा। तो ये क्या होगा, देखिए अब आप ही बताइए, एगो डंडा है, एगो हेने से खींच रहा है, एगो हेने से खींच रहा है, 2 साइड से खींचेगा तो क्या होगा, नाचेगा। तो एक तो ये नाचेगा और दूसरा बात क्या होगा, जब ये ऐसे जब मान के देखिए, एक हेने से खींचेगा, हेने से खींचेगा, और जब खींचेगा एगो ताकतवर होगा, एगो कोई ताकतवर होगा, तो एक तो नचवा देगा और उसके बाद घसीटते ले जाएगा, यानी यहाँ 2 तरह की गति होगी, ठीक है।
एक गति होगी घूर्णन गति, एक होगी ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरीय गति। तो इसमें दो तरह का बल काम करेगा, एक तो यहाँ बल भी काम करेगा, विद्युत बल दोनों अपोजिट साइड खींचेगा, और दूसरा इससे बलाघूर्ण भी काम करेगा, नचवाएगा भी। तो बल और आघूर्ण काम करते हैं। आघूर्ण नहीं केवल बल काम करता, नहीं गलत, बल नहीं केवल आघूर्ण, नहीं न बल, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए, बल और आघूर्ण दोनों काम करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव किस प्रकार परिवर्तित होती है? अरे भाई सिंपल सी बात है जी, फॉर्मूला पढ़े होंगे। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा की हम बात कर रहे हैं। अक्षीय रेखा मतलब ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम अक्षीय रेखा बोलते हैं। अक्षीय रेखा बोलते हैं सेंटर से यहाँ एक किसी दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ एक r दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? आप पढ़े होंगे, ये होता है 2p बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा याद रखिए, जनरली विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले कुल, एक मिनट देखने दीजिए, रुकिए। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव किस प्रकार प्रवृत्ति है? सॉरी, विभव की बात कर रहा है। विद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, सॉरी, विभव की ये बात कर रहा है। तो इसके लिए जो है हम लोग विद्युत विभव की अगर हम बात करें तो निरक्षीय पे तो 0 होता है। तो विद्युत विभव निकालने का एक फॉर्मूला होता है E डॉट dr। तो हम निकाल सकते हैं 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू इंटू dr। और जब हम इसको हम लोग टैकल करेंगे तो ये हमारा कम होके क्या आ जाएगा? r स्क्वायर। देखिए यही आंसर होगा, आंसर तो यही होगा। आगे बढ़ते हैं। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान है। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान है। तो देखिए हवा में स्थित इकाई धन आवेश, एक इकाई धन आवेश है, यानी कहने का मतलब एक यूनिट चार्ज है, उसका मान जैसे मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज है, हवा में रखा हुआ है, उससे जो कुल फ्लक्स निकल रहा है उसको हम लोग को निकालना है। तो हमको क्या करना है? ये जो प्लस यूनिट चार्ज है इसको हम एक कोई काल्पनिक गोला के अंदर बंद कर देते हैं, और कैसा नो गोला हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। कूलॉम और फ्लक्स का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से होकर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है उसके अंदर बंद कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आवेश का मान है 1 कूलम और बटा में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। इसी 1 बटा एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाइएगा, जिस पर पावर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का पावर -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आवेश Q को घन के केंद्र पर रखा गया है, तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होगा? जैसे एक घन है, आपके सामने हम एक घन बनाते हैं, घन यानी एक डब्बा टाइप का है, इसके केंद्र पर एक आवेश को रखा गया है जो कि प्लस चार्ज है, और प्लस के कारण विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलता है। तो ये जो डब्बा से जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है इसका मान निकालना है। आप एक के बाद याद रखिएगा, वो घन रहे, घनाभ रहे, बोतल रहे, हरिया रहे, लोटा रहे, बर्तन रहे, यानी किसी भी आकृति का कोई बंद आकृति हो, उसके अंदर अगर कोई आवेश बंद है और उसका आकार प्रकार कैसा भी हो, उस सब के लिए गॉसेस लॉ एक ही तरह का नियम देता है। गॉस लॉ सब पे लागू होता है। गॉस लॉ कहता है कोनो टाइप के डब्बा के अंदर आवेश बंद हो तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स का मान होता है क्यू नेट, यानी कुल बल बटा एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना आवेश बंद है? क्यू और एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हमें पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। गॉस का नियम सत्य है। यदि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी r के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, आपको हमेशा याद रखना है विद्युत क्षेत्र और दूरी में हमेशा वर्ग व्युत्क्रम का नियम होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है k क्यू बाई r स्क्वायर। अगर इस k को हटाइएगा
तो विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी को 1/r² को ही अगर r² को बट्टा के ऊपर ले जाएंगे तो r की पावर -2 हो जाएगा। तो इसी को ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। किसी आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो किसी आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारी फॉर्मूला है, जैसे हाफ CV² भी एक और फॉर्मूला है। उसी तरह एक और फॉर्मूला है Q²/2C, ये भी एक फॉर्मूला है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, यदि इनके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देते हैं तो धारिता के मान में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए किसी संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है ε0A/d जनरली, यानी कि धारिता और दूरी में उल्टा रिलेशन होता है। तो अगर दूरी को आधा कीजिएगा तो C क्या हो जाएगा, दुगुना। उल्टा रिलेशन होता है ऊपर नीचे वाला में, तो दूरी को किया गया आधा तो धारिता कितना हो जाएगा, 2 गुना। ट्रिक पे उड़ा देंगे। आगे आते हैं और आगे है लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न भी काफी अच्छा है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।